हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरबीआई ग्रेड बी 2019 का जो ईएसआई पेपर है उसका कंप्लीट एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था रिगार्डिंग एनिमल स्पिरिट्स। द क्वेश्चन वाज हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म एनिमल स्पिरिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर इज बी, दैट इज जॉन मेनार्ड केन्स, राइट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये काफ़ी थियोरेटिकल ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, राइट। कि जो इसके अंदर स्टैटिक सब्जेक्ट आपने अगर पढ़ा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है रिगार्डिंग मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। सबसे पहला जो चैप्टर रहता है ईएसआई का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का, उसके अंदर हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को या इन प्रकार की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एनिमल स्पिरिट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ह्यूमन इमोशन है जो ड्राइव करता है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग को इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट और इन वोलेटाइल टाइम्स, उसको हम कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स। जनरली स्पीकिंग, अगर इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि एनिमल स्पिरिट्स के अंदर कमी है या एनिमल स्पिरिट्स कमज़ोर हो चुके हैं। और अगर इकोनॉमी के अंदर हमारे को तेज़ी देखने को मिलती है, इकोनॉमी अगर अच्छे से ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़िया चलने लग रही है, तो उस प्रकार की परिस्थिति के अंदर हम कहते हैं कि एनिमल स्पिरिट्स आर हाई। एनिमल स्पिरिट्स टर्म कॉइन करा गया था बाय जॉन मेनार्ड केन्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि 1930s के अंदर देखा गया था। उस दौरान उन्होंने कहा था, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था कि एनिमल स्पिरिट्स को रिवाइव करने की रिक्वायरमेंट है। इस प्रकार से आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मालूम आपको होना चाहिए दोस्तों। हम आपके साथ ये पेपर एनालिसिस ईएसआई का इसीलिए करने लग रहे हैं ताकि आपको एक अच्छी आइडिया दे सकें कि एग्जाम के अंदर क्या प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग आगे चलते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पूरे लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है ईएसआई का जो है पेपर एनालिसिस हमें करना है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग नेशनल इनकम। आपको बताना है कि नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, या फिर नेशनल इनकम का क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं इस मोमेंट के ऊपर और आप अपना क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेशनल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज दोस्तों, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है कि हाँ, जो आपका नेशनल इनकम है उसका डेरिवेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस के अंदर जो है आप जीएनपी एट मार्केट प्राइस के अंदर से जो है आप बेसिक बात यहाँ पर ये आ जाती है दोस्तों कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के अंदर जब आप डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। एंड जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है उसके अंदर जब आप ऐड करते हैं सब्सिडीज को और सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को या इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट, तब आपको जो है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलता है। एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही जो है आपका नेशनल इनकम है दोस्तों, राइट। सो अगेन इट्स अ वेरी थियोरेटिकल क्वेश्चन। मैं आपको वापस से एक बार बता देना चाहता हूं कि आप स्टार्ट करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से, राइट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से आपको आना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के ऊपर। वहां पर आप पहुंचेंगे जब आप डिप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब मार्केट प्राइस आपको मिल चुका है उसके अंदर से अब आपको करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज यही आपका नेशनल इनकम है। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज दैट इनकम जो कि वेरियस हाउस होल्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने लग रही है, राइट। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे मिलता है? आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस उठाइए और उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करिए। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, राइट। तो उसको आप माइनस कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर रहे हैं और सब्सिडीज को आप ऐड कर रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही बन जाता है। तो ये प्रकार के कंसेप्ट्स जो हमारे कोर्स रहेंगे दोस्तों सिविल स्टैप के ऊपर, उसके अंदर हम आपके साथ ग्रेट डिटेल के अंदर ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एक कंप्लीट एंड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे रिगार्डिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं है, 1 मार्कर क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन को भी इजी कह सकते हैं। वैसे कई कैंडिडेट्स ऑब्जेक्ट करेंगे कि इसे इजी नहीं कहना चाहिए, इसे डिफिकल्ट कहना चाहिए, टफ कहना चाहिए। मैं इसे इसलिए इजी कह रहा हूं क्योंकि एक बार आपने समझ लिया है कि जीडीपी से जीएनपी कैसे निकाला जाता है, जीएनपी से एनएनपी कैसे निकाला जाता है, एनएनपी से एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही आपका नेशनल इनकम है। अगर आपको ये सारा चीज एक बार समझ में आ गया है, सो लाइफ विल बिकम ईजियर फॉर यू फ्रेंड्स, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट्स एवरेज इनकम अर्न्ड बाय पर्सन इन इंडिया। ये एक और स्टैटिक क्वेश्चन है दोस्तों, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज पर कैपिटा इनकम। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद नहीं बोलूंगा कि आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना क्वेश्चन का आंसर डिसाइड कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए, बट वो एक सेल्फ अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है, सो माय सजेशन टू यू इज दैट कि हर एक क्वेश्चन के बाद आप जो है वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर बनाइए। आंसर जब आपने अपना फाइनलाइज कर लिया उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। तो जनरली जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा और जो सोल्यूशन आपके सामने आएगा उसके बीच में लगभग 5-7 सेकंड का गैप रहेगा, तो आप आराम से पॉज करके अपना आंसर बना सकते हैं। सो इट इज बेसिकली पर कैपिटा इनकम, जो कि बताता है व्हाट इज द एवरेज इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन इंडिया। तो पर कैपिटा इनकम का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, कि आप नेशनल इनकम को ले लीजिए, राइट, और उसको आप डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन कर दीजिए। तो ये करने के बाद जो आपको फिगर मिलता है, या ये करने के बाद जो आपको जो कंसेप्ट मिलता है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम दोस्तों। तो ये आप इस चीज को यहां पर ध्यान में रखिएगा कि जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज इनकम है। हर व्यक्ति वो इनकम नहीं कमा रहा है, हमने पूरे देश की इनकम को लिया है और उसको डिवाइड कर दिया बाय एवरेज पॉपुलेशन इन दैट ईयर। उसके माध्यम से जो कंसेप्ट हमें मिलता है वो है पर कैपिटा इनकम। अगेन ये स्टैटिक क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन मालूम है पर कैपिटा इनकम का तो आप बड़े आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, राइट। आपको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का डेफिनेशन देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आरबीआई ग्रेड बी के अंदर आपके डेफिनेशंस एंड बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो चाहे वो स्टैटिक के हो। उसका सिंपल सा कारण ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर क्लैरिटी हमेशा होनी चाहिए। बड़े से बड़े कॉलेज का बच्चा जो है स्ट्रगल करेगा इकोनॉमिक्स के अंदर अगर उसकी बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी कमजोर है तो। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे कोर्सेज के अंदर जो हम बेसिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, तो उसका कुछ रीजन है और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी तैयारी को उसी प्रकार से आगे लेकर जाएंगे। सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, दैट इज आंसर बी, राइट। The rate at which banks can borrow against their excess SLR securities, right, to meet additional liquidity requirement. So जो marginal standing facility है, ये एक नई स्कीम थी 2011-12 के अंदर इसे लेकर आया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि अगर एडिशनल बोरोइंग करनी है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, राइट, फॉर एनी रीजन, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी उनको चाहिए, कोई भी हालत में चाहिए, तो एक पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर एसएलआर की जो सिक्योरिटीज है, जो एक्सेस सिक्योरिटीज है, राइट, एक्सेस एसएलआर सिक्योरिटीज यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एटसेट्रा बैंक्स ने खरीदे हैं एसएलआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो जो एसएलआर की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 20% जो है, अगर आपका जो भी 20% ऑफ योर डिपॉजिट बेस अगर आपको एसएलआर में इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए, उसकी जगह पर अगर आपने 25% खरीद रखी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या 20 to 23% खरीद रखी है, यानी कि एक्सेस खरीद रखी है, तो जो एक्सेस एसएलआर की सिक्योरिटीज है ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसको आप जो है आरबीआई के पास एक प्रकार से प्लेज कर सकते हैं और एडिशनल लिक्विडिटी आप आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली द बेसिक आइडिया ऑफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। अगेन ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्टी बोलेंगे, बहुत ज्यादा आसान नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका डन हो जाता है दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स लेस बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज व्हाट? इज इट फिस्कल डेफिसिट, इज इट बजट डेफिसिट, इज इट रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और नन ऑफ द अबव? यानी कि बात वापस से यही हो गई है दोस्तों कि आपको एक डेफिनेशन दे दिया गया है और आपको ये बताना है कि ये किस चीज का डेफिनेशन है, या फिर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर हुआ था कि आपको एक कंसेप्ट दे दिया और आपको पूछा कि डेफिनेशन क्या है। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चंस जो है टैकल करे जा सकते हैं अगर फंडामेंटल बेस स्ट्रांग है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर निकल कर आएगा वो आपका प्राइमरी डेफिसिट है, राइट। सो प्राइमरी डेफिसिट जो है उसका फॉर्मूला आपको यहां पर मैंने दे रखा है। इस फॉर्मूला को अगर आपने नहीं नोट डाउन कर रखा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके अंदर भी वही वाली कहानी है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर से देखा था कि जीडीपी में से जीएनपी निकलता है, जीएनपी के अंदर से एनएनपी निकलता है, तो एक पूरी चेन बनती है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी एक चेन ऑफ कंसेप्ट बनती है कि सबसे पहले बात करी जाती है फिस्कल डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट के आगे जो कंसेप्ट आता है दैट इज प्राइमरी डेफिसिट,
राइट। तो आप ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ले लीजिए, राइट। उसके अंदर से आप नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए तो आपको ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा गया है कि इन्होंने ऐसे नहीं लिखा है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, इन्होंने ये कह दिया है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट्स लेस बोरोइंग, यानी कि ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट जो है ये तो है आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन। और ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप कर देते तो आपको क्या मिलता है, तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। यही सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर सीखनी है, यही सारी चीजें आपको किताबों के अंदर से प्रैक्टिस कर करके पिकअप करनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं जो है इजी क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि इसके अंदर कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सीधा साधा चल रहा है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि एक डेफिनेशन दे दिया है और आप बता दीजिए किस चीज का डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स पुटअप कर सकते हैं, आपके डाउट्स को मैं आंसर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट के बारे में अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते तो यहां पर भी दे रखी है, राइट। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कॉपी किताब लेकर बैठिए, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर कर रखी है उसको आप जो है नोट डाउन करते हुए चलिए, तो आपका एक एक कंसेप्ट डन हो जाएगा। भले ही वीडियो देखने के अंदर आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये इंश्योर करना चाहिए कि जो 65 क्वेश्चंस इस वीडियो और इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर डिस्कस करे जाएंगे, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट के अंदर इनमें से कौन सी चीज को नहीं रिकॉर्ड करा जाता है। आप जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कुछ चीजें करंट अकाउंट के अंदर रखी जाती है, कुछ चीजें जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर रखी जाती है। आपको यह बताना है कि दिए हुए ऑप्शंस के अंदर से कौन सी चीज को कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो यहां पर जो आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स। जो रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स है दोस्तों वो आपका करंट अकाउंट के ट्रांसफर पेमेंट्स वाले सबसेक्शन के अंदर आता है, आप यहां पर देख सकते हैं, राइट। तो जिस प्रकार से ये मैंने आपके सामने अभी ग्राफिक रखा है उसी प्रकार का ग्राफिक हमारे कोर्स के अंदर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो ये स्टैटिक प्रकार का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट मान रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए इन जनरल ओवर द ईयर्स मैंने ये देखा है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। कई स्टूडेंट इसके अंदर गलती कर जाता है, केवल उस वजह से मैंने जो है इसको टफ रखा है। अदरवाइज अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात एसेंशियली नहीं है, राइट। सो आप प्लीज इंश्योर कर लीजिए कि आप नोट ले रहे हैं। एटलीस्ट यहां पर जो मैंने आपको बताया है वो पूरा करंट अकाउंट का ब्रेकअप बता दिया है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आप बिल्कुल नए भी स्टूडेंट है या आपने थोड़ा पढ़ रखा है, तो एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर दीजिए कि हाँ भाई करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट होता है। ट्रेड इन गुड्स के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है। ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर क्या होता है और ट्रांसफर पेमेंट्स के अंदर क्या होता है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है। एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी आप लेकर चलिए आगे दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर बिल्कुल भी समय हम स्पेंड नहीं करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करके एक रिपोर्ट है, इसे कौन पब्लिश करता है? इसका आंसर है ई, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और भी कई सारी रिपोर्टें पब्लिश करता है। एटलीस्ट ये 3 रिपोर्टों का नाम आप लोग को लिख लेना चाहिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जब भी रिलीज करी जाती है तो उसे करंट अफेयर्स की मैगजीन्स के अंदर जो है इन डिटेल कवर करा जाता है कि क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है। इजी क्वेश्चन मानेंगे इसको क्योंकि ये फेंके हुए नंबर्स है दोस्तों। ये प्रकार के नंबर्स हमें उठाने आने चाहिए, कोई भी हालत में ये नंबर्स हम मिस आउट नहीं करने चाहिए। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू इंडिया एज व्हाट, राइट। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये टॉपिक को बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के अंदर डिस्कस करा जा रहा है। इत्तेफाक की बात है कि 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कई और अन्य एग्जामों के अंदर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को देखा गया है। आर्टिकल 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू इंडिया एज व्हाट, तो ये काफी आसान सा क्वेश्चन बन जाता है कि इट रिफर्स टू इंडिया एज भारत। आप देख सकते हैं आर्टिकल 1.1 के अंदर लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स दोस्तों, राइट। तो पॉलिटिकल साइंस का जो है या पॉलिटिकल सिस्टम का जो है ये एक काफी मतलब जो है ठीक ठाक क्वेश्चन है दोस्तों। मतलब मेरे को हर बार कहने की इच्छा होती है कि ये एक इजी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन मैं देखता हूं कि फिर मेरा क्लासिफिकेशन इसे मॉडरेट कह रहा है,
तो बात वही आ जाती है दोस्तों कि अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा हेड स्क्रैच करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों, राइट। तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, imposition of president's rule in a state would be improper under which of the following conditions। अगर सपोज कर लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू करा जाता है किसी भी राज्य के ऊपर तो वो इम्प्रॉपर होगा अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। आप वीडियो को पॉज करके रीड करके अपना आंसर बना सकते हैं, राइट। आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन डी, स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जो आर्थिक हालात है, जो वित्तीय हालात है अगर किसी भी स्टेट के वो गंभीर है, मान लीजिए कि वो स्टेट के अंदर जो है पैसा मतलब खत्म हो चुका है या खजाना जो है वो खत्म हो चुका है, कंगाल हो चुका है वो स्टेट, उस प्रकार की स्थिति या उस प्रकार का अगर सिनारियो डेवलप हो गया है तो उसे हम स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज रीजन या एक्सक्यूज या जस्टिफिकेशन नहीं है प्रेसिडेंट रूल को लागू करने का अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों 356 के अंदर साफ कहा गया है कि सिचुएशन हैज अरीजन इन विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ये बात बताई गई है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी जो है फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज की बात बिल्कुल भी नहीं करी गई है, राइट। तो सपोज कर लीजिए कि आपने हमारे साथ पॉलिटिकल साइंस थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या किसी और एग्जाम के अंदर पढ़ रखा है तो आपको मालूम है कि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, या सपोज कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन बाय द सेंटर टू द स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट दरकिनार कर देती है, इग्नोर कर देती है, इंटरनल सबवर्शन हो रहा है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है। तो इन प्रकार की सिचुएशंस के अंदर, इन प्रकार के सिनेरियोस के अंदर प्रेसिडेंट्स रूल लागू करा जा सकता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल एग्जिजेंसीज ऑफ द स्टेट का, उसके अंदर जो है आप फाइनेंशियल इमरजेंसी या अपनी प्रेसिडेंट्स रूल आप लागू नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट्स रूल ऑप्शन डी के अंदर नहीं लागू करा जा सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन इसका आप मान सकते हैं दोस्तों। मूविंग अहेड, अब देखिए दोस्तों ये 2019 का करंट अफेयर्स है। आप अपने आप से एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, बट आप अपने आप से ये जरूर एक्सपेक्ट करिए कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ जी ये प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के अंदर और यही प्रकार का क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। तो सवाल ये था कि एज पर CS जेंडर 3000 इन 2019 रिपोर्ट चेंजिंग फेस ऑफ कंपनीज रिपोर्ट के अंदर व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इंडियाज फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स ओवर द पास्ट 5 years इन द ईयर 2019। जो इंडिया के बोर्ड्स के अंदर जो कंपनीज कॉर्पोरेट एक्सेट्रा के जो बोर्ड्स होते हैं उसके ऊपर जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर कितना इंक्रीज आया है ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों नंबर्स भी बड़े नजदीक नजदीक लगा के दे दिए गए हैं। 15.6, 15.2, 14.8, 14.4, 13.9। आप ऐसा सोचेंगे कि ये बड़ा चीप प्रकार का क्वेश्चन है, इससे क्या टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर। आप जो सोचना चाहें सोच लीजिए, लेकिन एग्जाम में ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, राइट। आंसर यहां पर निकल कर आएगा बी। उसका पूरा का पूरा डिटेल यहां पर दे रखा है मैंने, राइट। 15.2% नंबर आपको यहां पर दिखाई देने लग रहा है। इसके ऊपर ज्यादा समय नहीं स्पेंड करूंगा, बस एक ही बार वापस से बोलूंगा कि जेंडर इश्यूज को ध्यान में रखते हुए सपोज शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया, इन प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट के अंदर जो भी हेडलाइन नंबर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है जिसके बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, न्यूज़पेपर चर्चा कर रहे हैं, वो नंबर आपको मालूम होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो नंबर है 15.2%। वो नंबर आपको मालूम होना चाहिए। डिफिकल्ट है जानता हूं मैं, नंबर्स को याद करना, इतने सारे नंबर्स को याद करना डिफिकल्ट है। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप सारे नंबर्स को एक डायरी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट डाउन कर लीजिए। सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात को एक बार, एग्जाम के पहले 10 दिन उसको आप रिवाइज कर लीजिए। आपको सारे नंबर याद हो जाएंगे दोस्तों, राइट। और आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम के अंदर नहीं होगी अगर आपने ये प्रकार का अप्रोच अपनाया है तो। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वुड बी इंजेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन द अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड व्हिच हैज अ टोटल कॉर्पस ऑफ रुपीज 25,000 करोड़। अपने आप से एक्सपेक्ट करना है कि आपको ये चीज अभी मालूम होनी चाहिए, बेबुनियाद है। आंसर यहां पर सी है, दैट इज 10,000 करोड़। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी स्कीम के ऊपर खर्चा करने लग रही है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करने लग रही है, कोई फंड के ऊपर खर्चा करने लग रही है, राइट, और नंबर काफी बड़ा है, नंबर हेडलाइन नंबर है, राइट, तो उसके बारे में अच्छी जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और वही प्रकार की जानकारी को यहां पर यूज करके क्वेश्चन बना दिया गया है।
मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने परमिट करा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को टू परचेज फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम पियर्स provided the transaction is on what basis, check basis, advance basis, credit basis, cash basis या फिर escrow basis. बेसिस क्रेडिट बेसिस का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन है, मान लो उधारी के ऊपर ट्रांजैक्शन है कि ट्रांजैक्शन आज हो गया, पैसा मान लो 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद देना है. कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है तुरंत के तुरंत पैसा देना है. एडवांस बेसिस का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन के पहले पैसा देना है. राइट, तो ये है आपके ऑप्शंस का मतलब. आंसर यहां पर बनता है डी, दैट इज कैश बेसिस. आरबीआई ने अलाउ करा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को कि वो फाइनेंशियल एसेट्स बाय कर सकते हैं फ्रॉम अदर सच एंटिटीज, लेकिन ये सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको कैश के अंदर सेटल करना पड़ेगा, यानी कि तुरंत ताबड़तोब, जिसको हमारे बॉम्बे की भाषा के अंदर कहते हैं ताबड़तोब सेटलमेंट होना चाहिए, तुरंत के तुरंत सेटलमेंट होना चाहिए, कैश बेसिस के ऊपर सेटलमेंट होना चाहिए दोस्तों. राइट, सो यहां पर जो आपका आंसर बनने लग रहा है दैट इज ऑप्शन डी. मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है या थोड़ा सा आप इसको टफ लेवल का क्वेश्चन भी मान सकते हैं. और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ये करंट अफेयर्स का जो है बहुत ही इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है दोस्तों. राइट, तो आरबीआई अगर सपोज कर लीजिए कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रही है या आरबीआई से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आने लग रहा है या आरबीआई से रिलेटेड कोई भी चेंज के बारे में डिस्कशन करा जाने लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. आप आरबीआई का ग्रेड बी का पेपर देने लग रहे हैं तो आरबीआई द्वारा अनाउंसमेंट्स, आरबीआई द्वारा जो भी न्यूज जनरेट करी जाने लग रही है उसके ऊपर आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आरबीआई फालतू न्यूज डेवलप नहीं करता है. इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजों को ही आरबीआई जो है न्यूज में लेकर आता है, ऑब्वियस सी बात है. तो डेफिनेटली आपको उसको रेगुलरली फॉलो करना चाहिए. आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई की वेबसाइट को आपको देखना चाहिए और उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए. सो इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से ना केवल मैं आपको 2019 के पेपर का एनालिसिस करवाने लग रहा हूं दोस्तों, बट मैं आपको जो ये भी ये बताने लग रहा हूं कि जो तैयारी है उसके अंदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या है ईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आपको बताने लग रहा हूं. मूविंग अहेड, एक और काफी करंट ओरिएंटेड सवाल है कि यूनियन गवर्नमेंट ने इंपोज करा है 2% टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स. अगर आपने कैश विड्रॉ करा एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा तो 2% टीडीएस आपके ऊपर लागू करा जाएगा. वो अमाउंट क्या है दोस्तों? सो वो जो अमाउंट है दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 1 CR. अब ये नंबर डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा या आप ये समझ सकते हैं कि नंबर चेंज हो जाएगा, कभी भी चेंज करा जा सकता है. राइट, तो इसके अंदर आपको बच के चलना है. अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इसको जरूर चेक करिएगा दोस्तों, गूगल करके टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल, तो लेटेस्ट न्यूज जो भी है वो आ जाएगी कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो चुका है या 2 करोड़ हो चुका है या अभी भी 1 करोड़ है. वो जो भी है वो आपको अपडेट करके रखना चाहिए. यहां पर मैं आपको एक जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सुझाव देना चाहता हूं दोस्तों. कई बार कैसा होता है कि एक कैंडिडेट तैयारी करता है तो उसको 2 साल या 3 साल लग जाते हैं पेपर क्लियर करने के अंदर. तो वो 2 साल 3 साल के अंदर कैसा होता है कि करंट अफेयर्स कई बार अपडेट हो जाता है. तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपका 3 साल पुराना करंट अफेयर्स आपने माइंड के अंदर याद करके रखा हुआ है और उसमें अपडेट आ जाता है और वो अपडेट आपके पास नहीं है और आप पुराने डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, तो आपका आंसर गलत बन जाएगा दोस्तों. तो इसीलिए करंट अफेयर्स को रेगुलरली रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप को अपडेट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जहां पर करंट अफेयर्स का काफी अच्छा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्टिव है इंडिया को एक लेस कैश इकोनॉमी बनाना, जहां पर कैश सर्कुलेशन या सर्कुलेशन ऑफ कैश इन द इकोनॉमी को हम थोड़ा सा नियंत्रण के अंदर, थोड़ा सा कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं. वो हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो ये एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्टिव है. इसके बारे में प्रधानमंत्री हुए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुए, हर किसी ने बात करी है, रिकरिंगली बात करी है. देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये समझ में आना चाहिए दोस्तों. वो आपको नैरेटिव के अंदर से समझ में आना चाहिए कि हाँ जी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करना बेहद जरूरी है. मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सबमिटेड अ मास्टर प्लान ऑफ 300 मिलियन फॉर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कोलकाता. तो क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों. इस प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अभी या आगे न्यूज में अगर रहता है जिसके अंदर मान लीजिए कि कोई एक फॉरेन एजेंसी हो, चाहे एडीबी हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो, इफ एनी ऑफ दीज बैंक्स आर पुटिंग मनी into infrastructure projects in India, then that is a very important news item. You must
ले प्रॉपर एम्फोसिस अपॉन इट, आपको उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हेडलाइन नंबर आपको याद रखना चाहिए, कौन फंड कर रहा है ये याद रखना चाहिए, कहां फंड कर रहा है, क्या प्रकार के प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्ल्ड बैंक जो है $300 मिलियन जो है डालने वाला है इन कोलकाता फॉर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोस्तों, राइट। तो तीन चीजें आपको एटलीस्ट याद रखनी है, एटलीस्ट तीन चीजें याद रखनी है। वर्ल्ड बैंक याद रखना है, $300 मिलियन याद रखना है, कोलकाता के अंदर या वेस्ट बंगाल के अंदर जो है ये सारा प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करा जाने वाला है। ये सारी चीजें मिनिमम आपको याद करनी है, राइट। जनरल अवेयरनेस के अंदर वो आपको कोलकाता के गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब भी पूछ सकता है, वो एक अलग बात हो जाती है। बट ईएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने लग रहे हैं तो आपको ये मिनिमम चीजें याद होनी चाहिए। अगेन ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पर, मैं इसको इजी भी बोल सकता हूँ क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपको आता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए टफ हो जाता है, राइट। तो ये एक रिलेटिव प्रकार की बात है कि डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, बट ऑब्वियस है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से कर रखा है। एक और नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, एक और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एज पर द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019। अभी 2-4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पहले मैंने आपको कहा था दोस्तों कि कोई भी डेटा आ रहा है, अगर हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड आने लग रहा है, जेंडर इशू से रिलेटेड आने लग रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आने लग रहा है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन से रिलेटेड डेटा आने लग रहा है, सपोज कर लीजिए कि कोई रिपोर्ट आने लग रही है इंडियन इकोनॉमी की, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को शेयर करा गया है, तो आपको वो अपने डेटा बैंक के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर जो है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और उसको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर ये प्रकार का क्वेश्चन बने तो आप उसको सही ढंग से टैकल कर पाए। 68.7 ईयर्स जो है वो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सोशल इश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का 1 मार्कर क्वेश्चन है दोस्तों। इन प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपको अगर वो और परेशान करना चाहेगा तो वो आपको फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पूछ सकता है, आपको मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पूछ सकता है। डेफिनेटली ये नंबर्स चेंज हो गए होंगे, आपको अपडेटेड नंबर्स के ऊपर एक बार नजर घुमा लेनी चाहिए। अगर ये प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अरे हमें तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी प्रकार का कोई क्वेश्चन बन सकता है। Moving ahead to the next question, as per UN's multidimensional poverty index report, India has lifted how many people out of poverty between 2005-6 and 2015-16? मुझे बहुत अच्छे से याद है दोस्तों क्योंकि जब रिपोर्ट आई थी तो हंगामा हो गया था, कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ लोग रिपोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कुछ लोग रिपोर्ट को जस्टिफाई कर रहे थे, कुछ लोग रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाने लग रहे थे। पॉलिटिक्स शुरू हो चुका था इंडिया के ऊपर, गरीबी के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स इंडिया के अंदर होता है, आप जानते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज 271 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2006 एंड 2016। आप देख सकते हैं कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको रिलीज करा है यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा। इसके अंदर 271 मिलियन पीपल को लिफ्ट करे जाने की बात है आउट ऑफ पॉवर्टी। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितने लोगों को लिफ्ट करा गया है, आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर के बीच में इतने लोगों को एज पर दिस रिपोर्ट पॉवर्टी के बाहर निकाला गया है। तो ये तीनों लेवल की क्वेश्चनिंग जो है पॉसिबल थी, आपको तीनों लेवल की क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों, राइट। तो यहां पर जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। पॉवर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एलिविएशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और रिपोर्ट के बारे में बातचीत करी गई है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ग्रीन न्यू डील। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर पेपर के अंदर आप 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से देख सकते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से ही क्वेश्चन है। ग्लोबल ग्रीन न्यू डील रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पूछा जाने लग रहा है। यहां पर जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ई, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। सो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस ऑफ 2008 जो था, फूड, फ्यूल, फाइनेंशियल क्राइसिस, सारे क्राइसिस 2008 के अंदर देखे गए थे। उस दौरान यूनेप ने रिपोर्ट कमीशन करी थी, उस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ग्रीन न्यू डील, राइट। तो पॉलिसी एक्शंस वगैरह जो है सजेस्ट करे गए थे कि इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करवानी है सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट।
तो ये प्रकार की बातें दोस्तों आप जानते हैं कि ईएसआई के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट भी है जिसके अंदर आपको आंसर टाइप करके आना है, राइट। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स है वो आप अपने डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस के आंसर्स के अंदर एग्जांपल्स के तौर के ऊपर, जस्टिफिकेशंस के तौर के ऊपर, सब्सटैंशिएशन के तौर के ऊपर आप जरूर यूज कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग प्लीज ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेस्ट नहीं जाएगा अगर आपने उसको अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, अगर आपने उसको रिवाइज कर रखा है, अगर आपने उसको आउट ऑफ मेमोरी टाइप कर रखा है, तो जो भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वो आपको आगे सब्जेक्टिव पेपर के अंदर काम आएगा एज एग्जाम्पल्स, एज सब्सटैंशिएशन, एज जस्टिफिकेशन, राइट। वर्ड काउंट भी भरने के अंदर काम आ जाएगा दोस्तों। चीप बात बोलता हूं, हर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर 400 वर्ड लिखने हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के अंदर, और 15 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपको 600 वर्ड लिखने हैं। तो जो 400 वर्ड 600 वर्ड आपको लिखने हैं तो आप लिखेंगे कहां से? आप लिखेंगे तब जब आपको कुछ आता है। आपको आता है क्या? आता है आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स आता है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो अगर आपने अपने करंट अफेयर जो भी आपने रीड करा है, इस प्रकार का करंट अफेयर्स अगर आप रीड कर रहे हो और उसको अगर आप मैप कर लेते हैं, आप उसको सिलेबस के साथ मैप कर लेते हैं कि हाँ ये वाला करंट अफेयर सिलेबस के ये 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये वाला करंट अफेयर जो है सिलेबस के ये 2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो अगर इस पॉइंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, या इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को जरूर पूछिए कि बेटा तेरे को क्या करंट अफेयर्स आता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर से। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये वाली चीज आती है, उसको आप फिट कर दीजिएगा अपने आंसर के अंदर दोस्तों। तो इस प्रकार से आप स्मार्टली ऑपरेट करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी अच्छी होगी एंड जो ऑब्जेक्टिव है उसकी भी तैयारी आपकी बेहद शानदार होगी दोस्तों, राइट। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शेयरिंग कमिटी ऑन फिनटेक रिलेटेड इश्यूज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज हेडेड बाय हुम, राइट। तो ये दोस्तों एक और प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कोई भी कमिटी, कोई भी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप करी गई है, आरबीआई द्वारा सेटअप करी गई है, अन्य किसी भी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा सेटअप करी गई हो, चाहे सीबी हो, चाहे इरडा हो, चाहे पीएफआरडीओ हो, तो इस प्रकार की कोई भी कमिटी या कोई भी कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स इशू को ध्यान में रखते हुए अगर वो स्टीयरिंग कमेटी काम करने वाली है, तो फिर वो प्रकार की कमेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसमें 2-3 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला प्रकार का सवाल ये है कि हेड कौन है। दूसरा प्रकार का सवाल ये है कि उसकी रिकमेंडेशंस क्या है। तीसरा प्रकार का सवाल ये है कि उसके मेंबर्स कौन कौन है। चौथा प्रकार का सवाल ये हो सकता है कि उसका मैंडेट क्या है, कि उसको क्या काम करने को या कौन से एरिया के अंदर जो है काम करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कमिटी या पर्टिकुलर कमीशन को एस्टैब्लिश करा गया है। तो आपको ये चारों प्रकार की चीजों के ऊपर पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों कि हाँ जी ये सारे प्रकार के इश्यूज हैं। इन सारे प्रकार के इश्यूज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर आप जो मैं बता रहा हूं उसको आप अगर नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ ये प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, तो जब आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, तो आप प्रीएम्प्ट कर लेंगे। आप पहले से ही चौकन्ने रहेंगे कि हाँ जी ये प्रकार की न्यूज आ रही है, तो ये प्रकार की न्यूज में से एटलीस्ट ये 4 प्रकार के सवाल अविनाश सर ने बताए थे, वो 4 प्रकार के सवाल हम लोगों को बढ़िया तरीके से तैयार करके जाने हैं दोस्तों, राइट। मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूं। आंसर यहां पर डी है, दैट इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल बी हेडिंग द स्टीयर को ऑन फिनटेक, राइट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है, आप जानते हैं। आंसर यहां पर है ए, दैट इज नीति आयोग। सेकी को डेवलप कराया गया है नीति आयोग द्वारा, ताकि हम इवैल्यूएट कर सके परफॉर्मेंस एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को स्कूल एजुकेशन सेक्टर के अंदर, राइट। आउटकम के ऊपर फोकस रखना है, इनपुट्स के ऊपर फोकस हमने दे दिया है 15-20 सालों से। राइट टू एजुकेशन, राइट, एज वेल एज वेरियस जो हमारे मिड डे मील स्कीम्स है, एज वेल एज वेरियस अदर प्रोग्राम्स है, उनके माध्यम से हमने इनपुट सेंट्रिक अप्रोच काफी सालों से अपना रखा है। अब देखना है कि उस इनपुट का आउटकम क्या निकल कर आ रहा है, तो इसीलिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स को बनाया गया था दोस्तों। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसमें और 4 प्रकार के इंडेक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इंडेक्स कौन बनाया है, उस इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या क्या है, उस इंडेक्स के फाइंडिंग्स क्या क्या है, राइट। उस इंडेक्स के ऊपर जो परफॉर्मर्स है, गुड परफॉर्मर कौन है, बैड परफॉर्मर कौन है, ये सारी चीजें जो है किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड आपको कभी भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नीति आयोग। इजी लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी भी आपने तैयारी कर रखी है तो आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी दोस्तों।
Moving ahead to the next one, multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting will be effective from which of the following financial year दोस्तों, राइट तो इसका आंसर बन जाता है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 2020-21, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कई बच्चों के लिए, राइट। तो ये बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक फिनोमिना है जिसके माध्यम से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स है ना वो इंडिया में टैक्स भरते हैं, ना वो यूरोप में टैक्स भरते हैं, ना वो कहीं और टैक्स भरते हैं दोस्तों, राइट। तो बात ऐसी है दोस्तों कि जब वो कहीं पर भी टैक्स नहीं भर रहे हैं तो उसकी वजह से टैक्स की चोरी होने लग रही है, नुकसान होने लग रहा है, हर एक देश को नुकसान होने लग रहा है। सो उस चोरी को रोकने के लिए जो है हमने ये मल्टीलैटरल कन्वेंशन बनाया था, राइट। इट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 2020-2021, राइट। तो ये प्रकार का आपका पूरा डिटेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, आज भी ये रेलेवेंट है। अगर आप इस चीज के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको जरूर इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, गूगल करना चाहिए, राइट, या फिर चैट जीपीटी करना चाहिए, या फिर जो भी आप करना चाहे करना चाहिए, लेकिन आपके पास इसकी बेसिक जानकारी रहनी चाहिए कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या है और इंडिया को इससे किस प्रकार से नुकसान होता है और इसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर क्या प्रकार के स्टेप्स उठाए गए हैं दोस्तों। मूविंग अहेड, share of exports of products related to India's MSME during the year 2018-19 stood at what percentage, right? इंडिया की MSME द्वारा जो प्रोड्यूस करे गए प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट में उनका क्या परसेंटेज है? 49.6 है, 48.50 है, 48.10 है, 47.40 है या 47.90 है। सो आंसर यहां पर बन जाएगा सी, दैट इज 48.10, राइट, कि जो इंडिया की एमएसएमईज है दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ सब्सटैंशियल चंक। अब देखिए दोस्तों, ये भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के अंदर काम आ सकती है। सपोज कर लीजिए कि एमएसएमई की इंपॉर्टेंस या एमएसएमई के चैलेंजेस या एमएसएमई के सिग्निफिकेंस के ऊपर जो है क्वेश्चन बनकर आ जाता है एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों, राइट। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, राइट। सो उस क्वेश्चन को जो टैकल करना है, उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और यही प्रकार के आर्गुमेंट्स को आप यूज करेंगे, यही प्रकार के आर्गुमेंट्स को जो है आप यूज करेंगे और अपने आंसर को बनाएंगे, राइट। सो आंसर यहां पर आपका बन जाता है, मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन है, आंसर बन जाता है ए। उम्मीद करता हूं कि सारे कैंडिडेट समझ पाने लग रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव तैयारी साथ में कैसे करवाई जाएगी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the financial benchmark administrator guidelines by the RBI, no FBA shall administer a significant benchmark without obtaining authorization of which of the following organization। काफी टेक्निकल प्रकार का क्वेश्चन है, आंसर यहां पर है ई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर shall administer a significant benchmark without obtaining prior authorization of RBI under the Financial Benchmark Administrator Directions 2019। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स है, आरबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, आपको इसका पूरा ध्यान रखना रहेगा। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं दोस्तों, इस चीज के बारे में गारंटी दे सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जो भी आप पेपर देने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड, उसमें आरबीआई द्वारा लिए गए स्टेप्स या आरबीआई द्वारा जनरेट करा गया कोई भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए और क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए उस प्रकार के। अगला सवाल आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 अबाउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स आर लैंडलेस एंड डिराइव अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम फ्रॉम मैनुअल कैजुअल लेबर। According to social economic caste census, about how much percentage of rural households are landless and derive a major part of their income from manual casual labor। आंसर यहां पर है बी, दैट इज 30%। एसईसीसी की जो फाइंडिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इस प्रकार का सर्वे है, सेंसस है, कोई भी इस प्रकार की रिपोर्ट आने लग रही है, वो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से रीड करना चाहिए दोस्तों। एटलीस्ट जो उसके मेजर पॉइंटर्स हैं वो रीड करना चाहिए, जो मेजर नंबर निकल कर आने लग रहे हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो इस प्रकार का कोई भी नंबर है उसको आप अपनी डायरी के अंदर जो है एंटर करके रखिए इंपॉर्टेंट नंबर को, राइट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
annual meeting of World Economic Forum marking its 50th anniversary will be held in which of the following places? वापस से पढ़ के बताता हूँ. Annual meeting of the World Economic Forum marking its 50th anniversary will be held in which of the following places? यहाँ पर आपको एक चीज समझनी चाहिए दोस्तों. पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार की गैदरिंग है जो हर साल होती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बात करने लग रहे हैं 50th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की. तो अगर इस प्रकार की कोई भी जुबली है, सिल्वर जुबली हो गया, गोल्डन जुबली हो गया, प्लेटिनम जुबली हो गया, डायमंड जुबली हो गया, वो भी एक अहम ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, राइट? तो उसके बारे में फिर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर हो रही है, उसके अंदर से अगर कोई ऐतिहासिक आउटकम निकल कर आ जाता है तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है. आपको उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए. यहाँ पर जो आपका आंसर है दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज डावोस स्विट्जरलैंड. ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग कोई भी कैंडिडेट जो तैयारी करने लग रहा है उसको एक आइडिया रहती है कि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सेट्रा है उसकी जो मीटिंग्स है जनरली स्पीकिंग वो डावोस स्विट्जरलैंड के अंदर होती है दोस्तों, राइट? सो काफ़ी पॉपुलर प्रकार का ये करंट अफेयर्स का न्यूज़ आइटम है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको ईजी कह रहा हूँ क्योंकि जनरली स्पीकिंग बच्चा जानता है इस चीज़ को, राइट? Moving ahead to the next question, contribution of agriculture to the GVA has decreased from 15% in 2015-16 to what percentage in 2018-19? मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, राइट? ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे कंट्री का कि हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो शेयर है कंट्रीब्यूशन टू जीवीए या जीडीपी है वो डिक्लाइनिंग है, लेकिन जो लोग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उतना तेजी से डिक्लाइन नहीं हुए हैं. तो ये प्रकार की चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे इन डिटेल आगे चलते हुए, राइट? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 14.4%. जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए वो 15% था. 15-16 के अंदर वो गिर के 14.4% हो जाता है 2018-19 के अंदर, राइट? सो उसका मेजर कारण जो बता रखा है वो यही है कि जो जीवीए ऑफ क्रॉप्स है, राइट, उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है 9.2% से 8.7% के ऊपर जो है वो नंबर आपका आके खड़ा हो गया है. सो आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर. दीज काइंड्स ऑफ नंबर्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा. दीज नंबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द एग्जामिनेशन. यू शुड हैव अ जनरल आइडिया वेयर दीज नंबर्स आर गोइंग. This is not only important from an objective examination point of view, but it is also very very important from a subjective examination point of view, right? The descriptive answers that you have to write, all these numbers you should be in a position to provide them in your descriptive answers as well. That will be very helpful in scoring better marks in the descriptive component of your examination. All right guys, moving ahead to the next question. As per the revised economic capital framework for RBI is to maintain the contingency risk buffer within what range of the RBI's balance sheet? As per the revised economic capital framework for RBI is to maintain the contingency risk buffer within what range of the RBI's balance sheet? अगेन बहुत टेक्निकल प्रकार का क्वेश्चन है. फाइनेंस के अच्छे एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना शायद आप याद नहीं रखेंगे. यहाँ पर जो बिमल जलान की रिपोर्ट कमिटी आई थी, एक्सपर्ट कमिटी टू रिव्यू द एक्सटेंट इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर बताया गया था कि यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल रिस्क बफर कंटिजेंसी रिस्क बफर विद इन द रेंज ऑफ 6.5 to 5.5% of the RBI balance sheet, comprising 5.5 to 4.5% for monetary and financial stability risk and 1% for credit and operational risks, right? So this is again very important. आपको नहीं भी समझ में आया दोस्तों, आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा, अगर कभी कभी शायद मैं भी नहीं समझा पाऊंगा आगे चलते हुए इन चीज़ों को, राइट? तो आपको अगर कोई भी ये सारी चीज़ नहीं समझा रहा है या नहीं समझा पा रहा है, लेकिन ये नंबर आपके सामने आ गए हैं, तो एटलीस्ट नंबर याद करके चले जाइए दोस्तों, राइट? लो हैंगिंग फ्रूट है, अगर नंबर याद करके चले गए हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, दैट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट. उसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं, उसको हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जो है हम इस चीज को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे. ऑलराइट गाइस, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the Eastern Economic Forum, India has pledged how much amount as the line of credit for the development of Russia's Far East? रशिया के फार ईस्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए हमने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस करा था? इट वॉज अ हिस्टोरिक अनाउंसमेंट दैट इंडिया हैड डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आंसर इज बी, दैट इज $1 billion, राइट?
It is a very historic development. It was one of the largest line of credit that India has ever announced. Russia is not a developing or a poor country by any stretch of imagination. Russia is a relatively decent country, right? It has great technology, etc., etc. रशिया को हेल्प करने के लिए अगर इंडिया $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने लग रहा है, दैट इज रियली रियली समथिंग दोस्तों, right? Which is why this question was asked, which is why this piece of current affairs was very very important at that point of time. Moving ahead, SEIS is one of the two schemes introduced under Foreign Trade Policy 2015-2020. What is the full form of SEIS? बड़ा बचपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर बस आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि जो एक्रोनिम है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपने शायद उसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, दैट्स ऑल। अब जैसे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, BEPS, राइट? सो आपको वो BEPS का फुल फॉर्म पूछ सकता है। उस केस के अंदर क्या होगा कि आपको शायद BEPS क्या होता है बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होगी, राइट? इन दैट केस वो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा, बट अदरवाइज ये प्रकार के क्वेश्चंस मतलब किसी को दिक्कत नहीं देने चाहिए अगर आपने पढ़ रखा है, ऑब्वियस ही बात है। सो सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जो है वो प्रमोट करना चाहता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, राइट? उसका पूरा डिटेल दे रखा है कि कैसे वो करना चाहता है, क्या उस स्कीम के डिटेल्स है। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स राइट नाउ, ऑलराइट? But yeah, this is again an important thing. One thing that I would like to highlight over here very very predominantly is that government schemes are a very important component of your examination, right? So objectively they will ask you questions directly from government schemes. Subjectively or descriptively they will ask you questions which can be answered best if you are aware of certain government schemes from that walk of life or from that area, राइट? सो इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से पढ़ें, स्पेशली जो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राइट? एंड अर्बन एरिया से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री है, MOMSME की मिनिस्ट्री है, राइट? सो जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, राइट? सो दीज मिनिस्ट्रीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8, 9, 10 ministries. Okay, and for these 8, 9, 10 ministries what you should do is that you should definitely go through all their flagship schemes. हर एक मिनिस्ट्री की कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा बहुचर्चित स्कीम्स होती है, पॉपुलर स्कीम्स होती है, दो स्कीम्स यू मस्ट डू इन ग्रेट डिटेल्स। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई न्यूली लॉन्च्ड स्कीम है, मान लो इसी साल के अंदर उस स्कीम को लॉन्च करा गया है, दैट अगेन बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ऑलराइट? So moving ahead to the next question. As per Niti Aayog Health Index, which of the following state has performed the worst? So जब सेखी की बात आई थी, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की बात आई थी, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर इज ई, दैट इज उत्तर प्रदेश। अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आपको कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर यही प्रकार का क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता है और फिर आपको नहीं आता, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल दोस्तों, राइट? फिर वो आपकी और मेरी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता। तो प्लीज मेक श्योर कि इस प्रकार का कोई भी हेल्थ इंडेक्स न्यूज में है, सो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपके पास पूरी जानकारी है, ताकि एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें। Green bonds have been released by which of the following organizations? Right. Answer is A, that is BIS, Bank for International Settlement. They have launched euro-denominated open-ended fund for green bond investment by central banks and official institutions. Right. So this is the first BIS green bond फंड डिनोमिनेटेड मतलब लॉन्च करके था 2019 के अंदर, राइट? तो दोनों मिलाकर ये जो यूरो डिनोमिनेटेड एंड डॉलर डिनोमिनेटेड फंड्स है, दे विल मैनेज $2 billion इन ग्रीन बॉन्ड्स फॉर सेंट्रल बैंक्स with the expectation the funds will continue to grow considerably. But the basic idea is कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है, उस पैसे को वो लोग डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय करके ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर डाल सकते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर जो पैसा इकट्ठा होगा उसको यूज़ करा जा सकता है फॉर वेरियस फंडिंग वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, keeping in mind the requirements of the green economy, right? So this is something that can be done. So yes, BIS is definitely playing a very important role in this particular direction. Again, it is current affairs related to sustainable development, one marker question, something that you should be in a position to tackle going ahead, dosto. All right. Okay, moving ahead to the next question.
as per the report prepared by the Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment, number of employees in the establishment that availed loans under Pradhan Mantri Mudra scheme increased to how many million from 39.3 million before? Again, a very rote learning based question, but again an important question, right guys? So please keep this in mind that आपको ये प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं. Alright, now what we will do is that we will make this the last question of this particular video, and the remaining questions we will be completing in another video. So please check out that another video as well. Alright, I hope that जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, that is something which is going to be there with you for a long time. It's supposed to guide you कि इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कमिटीज इंपॉर्टेंट है, कमीशन इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रकार के नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रकार के कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, आरबीआई के नोटिफिकेशन को ऐसे पढ़ना चाहिए, so on and so forth. I hope that you will keep this in mind. Thank you very much. All the very best and Jai Hind to all of you guys.